हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे रीजनल स्टेट्स और रीजनल स्टेट्स जो इमर्ज हुई हैं आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल्स। यहाँ पे सबसे पहले एक डेट काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ईयर 1707। 1707 में लास्ट मोस्ट पावरफुल मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ होती है और उनके बाद एक सीरीज ऑफ वीक एम्परर्स हमें मुगल डायनेस्टी के अंदर देखने को मिलते हैं। इस पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। नाउ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो स्टार्ट होती है 1707 में, इंडिया के अंदर हम इन स्टेट्स को थ्री ओवरलैपिंग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, ओल्ड मुगल प्रोविंसेस लाइक अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब इन प्रोविंसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे प्रोविंस वर एक्सट्रीमली पावरफुल, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट थे और इन्हें हम सक्सेसर स्टेट्स के नाम पे भी जानते हैं। तो इन लोगों ने अपनी डायरेक्ट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं की थी, तो कहीं ना कहीं इनके पास ऑटोनॉमी थी। नाउ सेकंड टाइप की स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ये स्टेट्स थी जो मुगल्स ने अपने नोबल्स को प्रोवाइड की थी एज वतन जागीर, जैसे कि मैसूर, राजपूत, और इन स्टेट्स को हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी बोलते हैं। इसके साथ थर्ड टाइप की स्टेट्स जो थी, दोज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास, सिख या फिर जाट स्टेट्स। इनके अलावा भी कुछ और स्टेट्स भी हमें रीजनल देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे इन स्टेट्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की और इन थर्ड टाइप की स्टेट्स को हम रेबल स्टेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुगल्स के अगेंस्ट रेबिलियन किया और अपने अपने एरियाज में इन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दी थी। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे टू डिफरेंट स्टेट्स, दैट इज हैदराबाद एंड बंगाल। और यहाँ पे हैदराबाद और बंगाल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पे हैदराबाद की, तो हैदराबाद को हम आइसोलेशन में स्टडी नहीं करेंगे, इसके साथ हमें कार्नेटिक के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप मैप देख रहे हैं, तो ये एरिया जिसे मैं राउंड कर रहा हूं दैट इज द हैदराबाद, और ये साउथ का एरिया तमिलनाडु का एरिया इज कार्नेटिक रीजन। अब बारी बारी बात करते हैं दोनों एरियाज की। तो हैदराबाद की जब हम बात करते हैं तो इट वाज फाउंडेड by one of the most powerful noble of the Mughal, निजामुल मुल्क आसफ जान। 1724 में इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी और इन्हें चिन कुलिच खान भी बोला जाता है। अब ये जो चिन कुलिच खान या फिर निजामुल मुल्क आसफ जान साहब थे, ये एज अ नोबल काम कर रहे थे अंडर द एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला की जो हरकतें थी उनसे ये कुछ खुश नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली से बाहर जाना ही ठीक समझा और इन्होंने साउथ में आके, डेक्कन में आके इन्होंने एक नई स्टेट की फाउंडेशन रखी, दैट इज दी हैदराबाद। अब हैदराबाद के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हमें देखने को मिलते हैं निजाम अली या फिर निजाम अली साहब। यहाँ पे 1760 से 1800 तक टाइम पीरियड है इनका। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु साइंड सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस इन्होंने साइन की थी किस ईयर में, 1798 में। एंड दिस ट्रीटी वाज साइंड विद लॉर्ड वेल्सले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे कार्नेटिक की जब हम बात करते हैं तो कार्नेटिक वाज वन ऑफ द सूबा ऑफ द मुगल डेक्कन। और जैसे ही हैदराबाद ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, कार्नेटिक भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। रीजन क्या था, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि कार्नेटिक एक सूबा था मुगल डेक्कन का और ये सूबा फॉल करता था अंडर द डोमिनियन ऑफ हैदराबाद। और जैसे ही निजाम ऑफ हैदराबाद ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की तो यहाँ पे जो नवाब साहब थे कार्नेटिक में, इन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज आरकोट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर वीडियोस में। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल वाज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ मुगल टाइम पीरियड इन इंडिया। बंगाल की बात करें तो बंगाल को पावरफुल बनाने में टू पर्संस का काफी बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है, दैट इज मुर्शीद कुली खान और दूसरे थे
अलीवर्दी खान। इन दोनों के एफर्ट्स की वजह से ही बंगाल ने वर्चुअली इंडिपेंडेंस अपनी डिक्लेयर कर दी। तो इन्होंने अपने रिलेशंस मुगल्स के साथ कभी भी तोड़े नहीं थे। बारी बारी बात करते हैं बंगाल के नवाब्स की। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट डे बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये अनडिवाइडेड बंगाल था जिसमें काफी लार्ज एरिया ऑफ बिहार, उड़ीसा का पूरा एरिया फॉल किया करता था। इसे हम प्रोविंस ऑफ बंगाल बोलते थे। सबसे पहले बात करते हैं मुर्शीद कुली खान की, 1717 से 1727 तक। अब मुर्शीद कुली खान की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1700 के करीब इन्हें एम्परर औरंगजेब साहब अपॉइंट करते हैं एज दीवान ऑफ बंगाल। फिर धीरे धीरे प्रमोशन होती गई, नायब सूबेदार बने, दैट इज डेप्यूटी गवर्नर बनते हैं। उसके बाद सूबेदार बनते हैं, दैट इज द गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं। और 1717 में इन्हें सूबेदार बनाते हैं एम्परर फारूक सियार साहब। साथ ही साथ इनको 1719 में गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा भी दे दी जाती है। इससे पहले उड़ीसा बंगाल का पार्ट नहीं था। तो अब जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो टू एरियाज पे कंट्रोल कर रहे थे, दैट इज बंगाल प्रॉपर, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल प्लस उड़ीसा। साथ ही साथ यहाँ पे मुर्शीद कुली खान साहब अपनी कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट करते हैं। इनकी डेथ के बाद बने सुजाउद्दीन साहब ने गवर्नर, और नवाब 1727 से 1739 तक इनकी गवर्नरशिप हमें देखने को मिलती है। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इनके टाइम पीरियड में जो मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला साहब थे, इनको गवर्नरशिप ऑफ बिहार भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब जो नवाब ऑफ बंगाल है, ही रूल्ड ओवर बंगाल प्रॉपर, बिहार एंड ओडिशा। और याद रखिएगा बिहार किसके टाइम पीरियड में ऐड हुआ? सुजाउद्दीन के टाइम पीरियड में। इनके बाद इनके बेटे सरफराज खान गद्दी पे बैठते हैं। ज्यादा देर तक इनका रूल नहीं है, 1739 से 1740 तक। ज्यादा देर रूल क्यों नहीं है? क्योंकि इन द बैटल ऑफ गिरिया अली वर्दी खान डिफीट करते हैं सरफराज खान को, इनको मार दिया जाता है। और यहाँ पे अली वर्दी खान बनते हैं नेक गवर्नर बंगाल के। अली वर्दी खान पे चलते हैं 1740 से 56 तक। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नवाब ऑफ बंगाल। सबसे पहले ही वॉज अ श्रूड पॉलिटिशियन एज वेल, क्योंकि इन्हें वीकनेस ऑफ मुगल एम्पायर का अच्छे से पता चल गया था। तो यहाँ पे सरफराज खान को मर्डर करने के बाद ये जाते हैं सीधा मिलने एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला के पास। और वहां पे 2 करोड़ रुपए की इन्होंने रिश्वती ऑफर किया उनको, और अपना जो टेक ओवर था बंगाल का उसको लीगलाइज करवा दिया। और इनके टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हमें देखने को मिलती है। इन्होंने मराठास को एक लार्ज पार्ट ऑफ उड़ीसा सरेंडर कर दिया, क्योंकि मराठास बार बार इस रीजन में अटैक कर रहे थे। और इस टाइम पीरियड में जो मराठा आर्मी थी, दोज वर अंडर द कमांड ऑफ रघुजी भोसले, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रघुजी भोसले की कमांड में यहाँ पे जो ओडिशा था ये सरेंडर कर दिया गया बाय द नवाब ऑफ बंगाल, दैट इज अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान साहब की डेथ के बाद अगले इंपॉर्टेंट नवाब आते हैं सिराजू दौला साहब, 1756 से 57 तक। अब ये गद्दी पे जैसे ही बैठे तो एक कॉन्स्पिरेसी शुरू होगी इनके कोर्ट में, क्योंकि ही वॉज नॉट लाइक्ड बाय द नोबल्स ऑफ डिफरेंट रीजंस। अब घर में तो प्रॉब्लम थी, इसके अलावा बाहर से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम इमर्ज हो रही थी, दैट इज इन द शेप ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला साहब ने नंबर ऑफ लेटर लिखना शुरू किए ब्रिटिश गवर्नर को, जो कि कलकत्ता के उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर थे, कि भाई साहब आप लोग क्या कर रहे हैं, कलकत्ता की एडिशनल फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, किलाबंदी कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम कीजिए।
इंग्लिश का रिस्पॉन्स था रिफ्यूजल। उन्होंने सारे लेटर फाड़े और डस्टबिन में डाल दिए नवाब साहब के, जिसकी वजह से एक्शन लेना पड़ा नवाब सिराजुद्दौला को, जिसके चलते इन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब है वेयर हाउस, जहां पे अपना सारा सामान रखा करते थे, उसे उस समय फैक्ट्रीज बोला करते थे। तो दो जगहों पे फैक्ट्री थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक थी कासिम बाजार में और दूसरी थी कलकत्ता में। इन दोनों को सीज करते हैं सिराजुद्दौला साहब। कलकत्ता को रीनेम कर दिया जाता है अलीनगर। और इसी बीच एक एपिसोड भी हमें देखने को मिलता है जिसे हम ब्लैक होल एपिसोड बोलते हैं, 20 जून 1756 को। और ये एपिसोड को नरेट करने वाले थे ब्रिटिशर हॉलवेल, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हॉलवेल साहब ने ये एपिसोड के बारे में बताया। क्या बोलते हैं इसमें? इसमें बोलते हैं कि जैसे ही कलकत्ता के अंदर सीजर हुआ, नवाब साहब की आर्मी ने कलकत्ता को कैप्चर किया, तो यहाँ पे अराउंड 146 ब्रिटिशर्स को इन्होंने इम्प्रिजन किया, जिसमें बच्चे भी थे और विमेन भी थी। और इनको एक छोटे से सेल में कैद करके रख दिया। मंथ चल रहा है जून का, और छोटा सा सेल और बंगाल की गर्मी के चलते, हाई ह्यूमिडिटी के चलते, अगले दिन आउट ऑफ 146 ओनली 23 सर्वाइव्ड। अब एक एक्सक्यूज मिल गया ब्रिटिशर्स को। यहाँ पे कॉर्नवालिस साहब आप देख रहे हैं, सॉरी कर्नल क्लाइव साहब देख रहे हैं, इन्हें एक एक्सक्यूज मिल गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कलकत्ता पे वापस अटैक किया। अब कलकत्ता को ब्रिटिशर्स ने रिकवर किया एंड इट वाज रिकवर्ड बाय कर्नल क्लाइव एंड एडमिरल वॉटसन। कलकत्ता को रिकैप्चर किया गया और एक ट्रीटी साइन होती है बिटवीन सिराजुद्दौला एंड दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अलीनगर। और जैसा कि मैंने बताया, अलीनगर नाम रख दिया गया था कलकत्ता का। ये ट्रीटी साइन हुई 1757 में। क्या हुआ इस ट्रीटी के अंदर? इसमें कलकत्ता को फिर से रिस्टोर किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और यहाँ पे कंपनी को एलो किया गया कि आप अपने कॉइन कलकत्ता में मिंट कर सकते हैं, और साथ में जो आप फोर्टिफिकेशन कर रहे थे तो भाई साहब आप करते रहिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बट ब्रिटिशर्स ने मन बना लिया था कि अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिराजुद्दौला को नवाब नहीं रहने देंगे, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो यहाँ पे क्या करते हैं कर्नल क्लाइव साहब, फोटो में आप देख रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे हैं किसके साथ? मीर जाफर के साथ। तो इन्होंने जितने भी लीडिंग नोबल्स थे इनके साथ कॉन्स्पिरेसी हैच की, जिसमें इन्वॉल्व हुए मीर जाफर। इनको लालच दिया गया कि अगले नवाब आपको बनाया जाएगा, और ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे, ये मीर बख्शी थे। फिर मानिक चंद, जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कलकत्ता हुआ करते थे। अमी चंद एक काफी रिच मर्चेंट थे। जगत सेठ बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे उस टाइम पीरियड के। खादिम खान, जो कि मिलिट्री कमांडर थे, लार्ज पार्ट ऑफ नवाब आर्मी को कमांड कर रहे थे। इनके अलावा इनके अलावा राय दुर्लभ की बात करेंगे हम, ये भी एक मिलिट्री कमांडर थे। इनको भी ब्राइब किया गया बाय कर्नल क्लाइव, फाइन, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को पता है कि एक बड़ी वॉर हम करने जा रहे हैं। फाइनली बैटल ऑफ प्लासी हुई 23 जून 1757 में। अब अगर मैं बैटल ऑफ प्लासी की बात करूं तो ये बैटल एक नेम सेक के लिए थी ओनली, क्योंकि इस पूरी की पूरी बैटल में ब्रिटिशर्स के 29 मैन मारे गए और नवाब साहब के 500 मैन शहीद हुए। अब हुआ क्या, इस बैटल के अंदर लार्ज पार्ट ऑफ नवाब्स आर्मी ने कोई भी पार्ट नहीं लिया बैटल में फॉर नवाब। नवाब के साथ दिया ही नहीं उन लोगों ने। सिर्फ दो ही मिलिट्री कमांडर्स हमें देखने को मिलते हैं जो नवाब के साथ थे, दैट इज मीर मदन और मोहनलाल। ये दो काफी ब्रेवली फाइट किए, बट लार्ज पार्ट ऑफ आर्मी फाइट ही नहीं की। नवाब को अपनी कंडीशन का पता चल गया और ये ही वॉज फोर्स टू फ्ली फ्रॉम दी बैटलफील्ड। बट यहाँ पे मीर जाफर के एक बड़े जांबाज बेटे थे जिनका नाम था मीरन। ये साहब नवाब साहब को पकड़ते हैं और इनकी गर्दन को उड़ा देते हैं। इस तरह से नवाब साहब को मार दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मीर जाफर को बनाया गया नया रूलर ऑफ बंगाल, को नवाब डिक्लेयर कर दिया। इसके बदले में मीर जाफर साहब
काफी ज्यादा अपीज करते हैं ब्रिटिशर्स को। यहाँ पे मीर जाफर अराउंड 1,77,00,000 रुपीज एज कंपनसेशन पे करते हैं, किसे? टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ट्रेडर्स थे कलकत्ता के। इसके अलावा 24 परगना, ये एक जगह है बंगाल के अंदर, इसकी जिम्मेदारी कंपनी के ऑफिशियल्स को दे दी गई। और साथ ही साथ ये बोला गया कि अब कंपनी फ्रीली ट्रेड कर सकती है बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अंदर। जब कंपनी की लालच ज्यादा इंक्रीज होता गया तो मीर जाफर ने एक और कॉन्स्पिरेसी हैच की। अब ये नई कॉन्स्पिरेसी किसके साथ हैच कर रहे हैं? ये कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे हैं एक और यूरोप की कंपनी के साथ, और इस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये क्या करते हैं, मीर जाफर साहब क्या करते हैं, डच को इनवाइट करते हैं बंगाल में और इनके साथ कॉन्स्पिरेसी हैच करते हैं कि आप ब्रिटिशर्स को यहां से हटाओ। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द डच, इन द ईयर 1759 एक बैटल हुई, बैटल ऑफ बेदारा, जिसे चिनसुरा की बैटल भी बोलते हैं और कई जगह पे इसे बैटल ऑफ हुगली भी बोला गया है। इस बैटल के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनके हौसले काफी मजबूत थे, ये डच को इजिली डिफीट करते हैं और डच को हिंदुस्तान, इंडिया छोड़ के ही जाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या किया ब्रिटिशर्स ने? ब्रिटिशर्स को कॉन्स्पिरेसी का पूरा पता चल गया और इन्होंने मीर जाफर को हटा के उनके सन इन लॉ मीर कासिम को गद्दी पे बिठा दिया। 1760 से 63 तक रूल रहा। मीर कासिम भी आने के बाद अपीज करते हैं ब्रिटिशर्स को। बर्दवान, मिदनापुर, चितगांव की जो जमींदारी थी कंपनी के ऑफिसर्स को बांट देते हैं और कंपनी से बचने के लिए इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मोंगायर। फिर दस्तक राइट्स जो कि फारूक सियार के टाइम पीरियड से चलते आ रहे थे, इनका जो मिसयूज कंपनी कर रही थी, इसके अगेंस्ट एक्शन लेते हुए इन दस्तक राइट्स को ही एबॉलिश कर दिया गया। क्योंकि लार्ज नंबर में कंप्लेंट आ रही थी इंडियन ट्रेडर से कि भैया कंपनी तो इनको मिसयूज कर रही है, सिर्फ कंपनी को ही अलो किया गया है दस्तक राइट, बट कंपनी क्या कर रही है, अपने ऑफिशियल्स को भी दे रही है और कुछ अपने दोस्तों को जो इंडियन बिजनेसमैन है उनको भी प्रोवाइड कर रही है। तो इससे हमारा बिजनेस काफी सफर कर रहा है। तो इन दस्तक राइट्स को ही स्टॉप कर देते हैं मीर कासिम साहब। हुक्का पीते आप देख रहे हैं इनको यहाँ पे। अब इससे नाराज होके कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 1763 में मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया और इनकी जगह पे वापस मीर जाफर को लाया गया। बट मीर कासिम चुप बैठने वाले नहीं थे। ये निकले और इन्होंने मिलते हैं जाके दो और रूलर से, दैट इज सुजाउद्दौला ऑफ अवध और शाह आलम, दैट इज द मुगल एम्परर। और इनके साथ मिलके इन्होंने बैटल लड़ी, दैट इज द बैटल ऑफ बक्सर 1764। बट अनफॉर्चुनेटली इस बैटल में जो इंडियन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी अंडर Mir Qasim, Sujaudullah, Shah Alam II, that were defeated by the British East India Company under the command Major Hector Munro। और इस बैटल ने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर दिया। इस बैटल के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रियल ओनर बन जाती है इंडिया की, क्योंकि उन्होंने इंडिया की 3 पावरफुल फोर्सेस को डिफीट किया था और यहाँ पे मीर कासिम भी मारे गए। और इसी बीच मीर जाफर को, जैसा कि हमने बात की, 1763 में वापस रीइंस्टॉल किया, रीइंस्टेट किया, बट बूढ़ा हो जाने की वजह से 1765 में मीर जाफर की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद लास्ट नवाब साहब आते हैं जिनका नाम था निजामुद्दौला, 1765 से 1772 तक, और ये एक पपेट नवाब थे। ही रिमेन्ड अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। और फाइनली इनको पेंशन ऑफ कर दिया द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इनके टाइम पीरियड में फ्रॉम 1765 से लेके 1772 तक एक नया सिस्टम डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, जिसे हम ड्यूअल सिस्टम ऑफ
गवर्नमेंट बोलते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट बंगाल के रीजन में ही किया गया था क्या? ये सिस्टम स्टार्ट किया रॉबर्ट क्लाइव साहब ने, जिसके अंदर बंगाल में दीवानी और निजामत राइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई। यहाँ पे दीवानी राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये थे राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, और ये दीवानी राइट्स इन्होंने अपने हाथ रखे, कंपनी के हाथ में रहेंगे। और निजामत राइट्स की जब हम बात करते हैं तो निजामत था टू कंट्रोल पुलिस एंड जुडिशरी, और ये रखा अंडर नायब सूबेदार, जो कि एक इंडियन होगा एंड जो अपॉइंट किया जाएगा बाय द ब्रिटिशर्स, विच मींस यहां पे जो पावर थी ये ब्रिटिशर्स के हाथ में थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ इंडियन। तो इसलिए इस सिस्टम को हम वो ये भी बोलते हैं कि इट वाज पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनली 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स साहब इसे खत्म करते हैं, इसे एबॉलिश करते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।